तो लेक्चर नंबर 11 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स में इस टॉपिक पे हम लोग फंस गए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये टॉपिक आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। जो लोग बोल रहे हैं आ रहा है उन लोग उस हिसाब से देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म आ रहा है, तो उस हिसाब से ये आ सकता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं आ रहा है क्योंकि सिर्फ रिफ्रैक्शन वर्ड ही लिखा हुआ है, डिस्पर्सन थ्रू अ प्रिज्म आ रहा है कि नहीं ये नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको एटलीस्ट जितना पढ़ना है, डिस्पर्सन हम लोग 8th क्लास से पढ़ रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि अभी अगर 10 मिनट में पढ़ लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको फटाफट मैं पढ़ा देता हूँ, जितना हो सके तुम लोग देख लो इसको क्या क्या पढ़ना है। ज्यादातर बातें 10th वाली है, बट थोड़ा सा 12th का तो गेम में आना ही है ना। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट शायद पहली बार 8th में पढ़े, फिर 10th में पढ़े, 12th में ये बहुत डिटेल्स में पढ़ना था। इस बार अगर आया भी तो एकदम ना के बराबर है, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली टॉपिक नहीं आ रहा है इस बार। तो इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट छोटे क्लास में पढ़े थे, 8th में, 10th में, अब 12th में। क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? जब व्हाइट लाइट, सनलाइट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से जब टकराता है तो वो जो व्हाइट लाइट है वो अपने बैंड ऑफ 7 कलर्स में डिस्पर्स कर जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्स ऑन ए स्क्रीन, बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्स ऑन ए स्क्रीन, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। पढ़े होंगे छोटे क्लास में, इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट? व्हाइट लाइट, सनलाइट जब टकराएगा किससे? ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से दिखता है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से नजर आ जाता है। व्हाइट लाइट जिस 7 अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर से बना हुआ है उन सारे में डिस्पर्स हो जाता है। इसी फिनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो बैंड ऑफ 7 कलर्स बनता है ऑन ए स्क्रीन विबग्योर के फॉर्म में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, ये छोटे क्लास में भी पढ़े थे। तो छोटे में तो पढ़े थे, अब 8th में से 10th में थोड़ा सा अंतर, और 10th से 12th में जाते जाते थोड़ा सा अंतर। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन दुनिया के महानतम साइंटिस्ट प्लस मैथमेटिशियन, इन्होंने बताया कि जो आपका ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ दे तो कोई जादू थोड़ी है। सर आइजैक न्यूटन बताए व्हाइट कलर को ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म 7 कलर में तोड़ दे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सर आइजैक न्यूटन बताए कि व्हाइट लाइट जो आपको दिखता होगी, ये जो लाइट आपको दिख रहा है, बल्ब वाला, ट्यूबलाइट वाला, चाहे सनलाइट वाला, वो उसको कोई तोड़ नहीं रहा है 7 कलर में, वो खुद ही 7 कलर का कंस्टिट्यूएंट है। तुम्हें व्हाइट दिख रहा है का मतलब है वो 7 कलर का कंस्टिट्यूएंट ही तुमको नजर आ रहा है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का जो कंस्टिट्यूशन है वही व्हाइट है। प्रिज्म के पास कोई जादू नहीं है कि प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ दे, वो 7 कलर साथ में ही तुमको व्हाइट नजर आता है। ठीक है, ऐसा सर आइजैक न्यूटन साहब का कहना है। और यही डिस्पर्सन ऑफ लाइट में इसी चीज के बारे में हमें बात करना है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाइट लाइट जिन 7 अलग अलग कलर का कंस्टिट्यूएंट से बना हुआ है। कलर इज नॉट अ फिजिक्स का वर्ड, कलर को फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो व्हाइट लाइट जिन 7 कलर से बना हुआ है उन 7 कलर का वेव लेंथ अलग अलग होता है। 7 कलर का क्या अलग होता है? वेव लेंथ। जैसा हम लोग 10th में भी पढ़े थे, 7 कलर का क्या अलग अलग होता है? वेव लेंथ। वेवलेंथ तो अलग होता ही है, जो उनका स्पीड है, स्पीड। अब वेवलेंथ अलग है। 9th क्लास में पहली बार आप लोग साउंड चैप्टर में पढ़े थे। वेवलेंथ अगर अलग अलग है तो स्पीड भी अलग अलग होगा, है ना। तो जो स्पीड है व्हाइट लाइट, सनलाइट इन वैक्यूम, स्पीड हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जरूर याद किए हैं। बट जो 7 कंस्टिट्यूएंट है व्हाइट लाइट का, उन सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से उनका स्पीड अलग अलग होता है। ठीक है, वो जो अलग अलग स्पीड होने की वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, याद रहेगा। स्पीड अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से कल परसों हम लोग डेविएशन पढ़े थे, 2-3 दिन से पढ़ रहे, वो डेविएशन भी अलग अलग होता है। ये स्पीड अलग, वेवलेंथ अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग और डेविएशन अलग, ये व्हाइट लाइट वैक्यूम में नहीं शो कर पाता है। बट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, रेनबो, और आप लोग पहले बचपन में डीवीडी वीसीडी का कैसेट देखे होंगे, उन सब में व्हाइट लाइट अपना 7 कंस्टिट्यूएंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट डेविएशन, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट टाइप ऑफ डेविएशन शो करता है।
वैक्यूम में शो नहीं कर पाता, जिस मटेरियल में जिस मीडियम में कर सके। क्या क्या अलग होता है, स्पीड अलग है, बट वैक्यूम में दिखता नहीं है। मौका मिलने पर कुछ खास मीडियम में, ये मीडियम का क्वालिटी है, स्पीड अलग होने के वजह से, वेवलेंथ अलग होने के वजह से, डेविएशन अलग होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से आपको दिख सकता है बैंड ऑफ 7 कलर्स, जिसको भी कहते हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो डायग्राम तो हम लोग बनाएंगे और डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। डिस्पर्सन का क्या होता है? द फेनोमेना है किसका? स्प्लिटिंग अप किसका? व्हाइट लाइट किसमें? इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये डिस्पर्सन का डेफिनेशन। फर्दर द बैंड ऑफ 7 कलर्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर? कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन, क्या कॉज हुआ डिस्पर्सन का? कॉज क्या हुआ? अभी हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, बट अभी समझेंगे भी फटाफट। अभी तो समझ ही गए होंगे, बट फिर से लिखने वाली बात हो जाएगी। लाइट का जो डिफरेंट कलर है उनका बेंडिंग अलग अलग होता है। बेंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल्स। बेंडिंग मतलब डेविएशन एंगल। 3 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे? क्योंकि उन सब का स्पीड ऑफ जो सारा जो कंस्टिट्यूएंट कलर उनका स्पीड अलग अलग है, वेव लेंथ अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इस वजह से बेंडिंग भी अलग अलग दिखता है। और यही बेंडिंग अगर तुमको अलग अलग दिख गया तो डिस्पर्सन दिखेगा। वो बेंडिंग अगर तुमको अलग अलग नहीं दिखा तो तुमको डिस्पर्सन नहीं दिखेगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जिसमें हम लोग पढ़े थे लैटरल शिफ्ट 10th में भी 12th में भी, उसमें भी व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में टूटता तो है, प्रिज्म है टूटेगा, बट वहां पर वो 7 कलर तुमको विजिबल नहीं हो पाएगा। बट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में वो 7 कलर तुमको विजिबल है। ठीक है, डिस्पर्सन उधर भी है, डिस्पर्सन इधर भी, अपने शेप के वजह से यहाँ पर ये विजिबल है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में वो विजिबल ना हो। कोई पूछेगा कि डिस्पर्सन स्पेक्ट्रम होता है क्या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो 100% होता है, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम लोग पढ़े रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज अ टाइप ऑफ प्रिज्म ओनली। ठीक है, व्हाइट लाइट ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से टूटता है ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई, हम लोग पढ़े हैं उस तरह से। हर प्रिज्म में टूटता है, रेक्टेंगुलर वाले में आपको दिखता नहीं है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में दिखता है। ठीक है, जहां आपको अलग अलग बेंडिंग अलग अलग डेविएशन दिख जाए वहां पर आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिखेगा। ओके, तो कॉज तो लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन लिखेंगे, डिस्पर्सन का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब हम लोग छोटे क्लास में पढ़े थे विबग्योर के फॉर्म में है, विबग्योर के फॉर्म में है। विबग्योर में ये एरो मार्क ऊपर की तरफ रहेगा। ऊपर की तरफ रहने का मतलब है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होगा वॉयलेट के कंपैरिजन में। एरो मार्क ऊपर की तरफ, वेवलेंथ इंक्रीजेस, जैसा जो ऊपर है उसका वेवलेंथ ज्यादा, जो नीचे है उसका वेवलेंथ कम। याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग 10th में जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 12th में हम लोग। अब नीचे की तरफ एरो मार्क, इस बार डेविएशन दिख भी रहा है। सबसे कम डेविएट कौन कर रहा है? रेड। और सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है? वॉयलेट। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा डेविएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेवलेंथ अगर नीचे से ऊपर बढ़ रहा है तो डेविएशन ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा। एरो मार्क से आप लोगों को याद करना है, इसका एरो मार्क नीचे की तरफ, वेवलेंथ का इधर, डेविएशन का इधर। ठीक है, तो दिक्कत इसमें किसी को? अब इसी में अगर बातचीत करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है, तो इसके लिए पीछे जो चीज पढ़े हैं उन सब का भी थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे। पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो उन सब का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं उसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। पीछे पढ़कर आए हो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, दिस इज डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। ये डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो ये एक प्रिज्म है, 3 दिन पहले पढ़े थे, सिंपल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ये पहला नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, ये आई, ये R1, ये R2, ये E। स्नेल्स लॉ पढ़े हैं। स्नेल्स लॉ पहले AB फेस पर लगा रहे, AB फेस पर पहले स्नेल्स लॉ, AB फेस पर पहले स्नेल्स लॉ। तो म्यू निकलेगा ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, साइन I बाय साइन R1, पहला वाला एंगल R1। ठीक है, एंगल अगर स्मॉल हो तो बहुत बार हम लोग याद कर चुके हैं कि साइन I के बराबर होता है, साइन R1 के बराबर होता है। AB फेस के लिए था, समझ में आ जाएगा ना? तो म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज I बाई R1। ठीक है, ओके। अब AC फेस के लिए देखो, AC फेस के लिए तो फिर ये एयर में जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकल जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। साइन लगाएंगे, साइन R2 साइन E हो जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए म्यू ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा? R2 बाई E। अब बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट,
मेरे को एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास में इंटरेस्ट नहीं है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के हिसाब से रेसिप्रोकल हो गया, तो दिस इज E by R2 हो गया। ठीक है, अब ये 2 दिन पहले डिराइव किए थे चैप्टर का मेजर डेरिवेशन, A प्लस डेविएशन बराबर I प्लस E के बराबर होता है। चैप्टर का मुख्य डेविएशन यही है, A प्लस डेविएशन बराबर I के जगह पर, यहाँ पर I के जगह पर म्यू R1 लिख सकते हैं, I के जगह पर म्यू R1, I के जगह पर म्यू R1, म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखो या सीधा म्यू लिखो, मीनिंग सेम है। I के जगह पर म्यू R1, I के जगह पर म्यू R1 और E के जगह पर म्यू R2, E के जगह पर म्यू R2, A प्लस डेविएशन म्यू R1 प्लस R2। ठीक है, अब प्रूफिंग अगर आप लोग को याद होगा तो स्टेप मिला लेना, R1 प्लस R2 जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। ठीक है, तो ये R1 प्लस R2 के जगह पर अगर A मैनेज कर लें तो A प्लस डेविएशन बराबर म्यू इंटू A हो जाएगा। इससे डेविएशन एंगल बराबर कितना हो जाएगा, इससे डेविएशन बराबर हो जाएगा A इंटू म्यू माइनस 1। दिस इज डेविएशन का फॉर्मूला थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। अरे समझ, अब इसका थोड़ा सा फायदा उठा लें। 9th में 10th में पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर होता है C by V। 9th में 10th में पढ़े वेलोसिटी ऑफ वेव के जगह पर लैम्डा इंटू एफ पढ़ सकते हैं। 9th में 10th में 11th में 12th में केमिस्ट्री में पढ़े, फिजिक्स में पढ़े कि C तो कांस्टेंट है और लाइट को एज अ वेव कंसीडर करते तो उसका फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो म्यू का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं वेवलेंथ के साथ कैसा बना हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसका रिलेशनशिप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब देखो जैसे रेड का वेवलेंथ क्या होगा, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का सबसे कम। अरे समझ, और डेविएशन बराबर A इंटू म्यू माइनस 1 है, तो ये म्यू अगर कम है, रेड का बात हो रहा था, तो ये डेविएशन भी क्या हो जाएगा, इसका डेविएशन भी जो है वो कम हो जाएगा। इसमें सबसे कम डेविएशन रेड का है। वाइसे वर्षा करोगे, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम, तो उसका ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो ये डेविएशन का वैल्यू भी ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का, सबसे कम डेविएशन रेड का। और ज्यादा कम का बात अगर छोड़ भी दो तो बाकी ये जो 7 कलर है इन सातों का, क्योंकि ये V अलग अलग है, ये V अलग अलग होने की वजह से सबका म्यू अलग अलग है, और म्यू अलग अलग होने की वजह से इस फॉर्मूला के हिसाब से सबका डेविएशन अलग अलग है। जब जब तुमको अलग अलग डेविएशन दिखेगा तो तुमको 7 कलर दिखेगा। डेविएशन अलग हो रहा है लेकिन तुमको नजर नहीं आएगा तो फिर वहां पर डिस्पर्सन का कॉन्सेप्ट तुमको नहीं दिखेगा। तो फॉर्मूला सारा कनेक्टेड है, याद रहेगा। और दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने 10th में भी आप लोग पढ़े थे, 8th में भी बताया कि व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करवाया तो 7 कलर टूटा। अगर यहीं पर एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता तो हम लोग सोचते कि प्रिज्म के पास कोई जादू है जो कि व्हाइट कलर को 7 कलर में तोड़ देता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे ही प्रिज्म को उल्टा फेस करके बिल्कुल नजदीक में रखा जाता है तो व्हाइट कलर दोबारा से बन जाता है। इसका मतलब है व्हाइट कोई 7 कलर में टूट नहीं जाता, व्हाइट खुद ही 7 अलग अलग कलर का कंस्टिट्यूएंट है। अगर वो अलग अलग दिख रहा तो तुमको डिस्पर्सन दिखेगा, सातों कलर अगर साथ में दिख रहा है तो व्हाइट लाइट ही दिखेगा। तो ये भी सर आइजैक न्यूटन का ही स्टेटमेंट है। न्यूटन स्टेटेड दैट व्हाइट कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। न्यूटन स्टेटेड दैट व्हाइट कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स हैविंग डिफरेंट, सबका क्या अलग अलग होगा, सबका वेवलेंथ अलग, स्पीड अलग, डेविएशन अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा अब हम लोगों को डिस्पर्सन के फॉर्म में पढ़ना था। 10th और 12th में इतने का अंतर है, ठीक। और रही बात रेनबो की, 9th में भी था, मतलब 10th में भी था, 12th में भी। ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्सन का, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है कुछ बताओ, जानते भी हो तुम लोग। तो नेचुरल डिस्पर्सन है क्या, रेनबो है ना। तो ये हम लोग ने छोटे क्लास में पढ़ा था कि रेन ड्रॉप, जब बारिश जब हो जाए तो रेन ड्रॉप जो है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। अगर सनलाइट उस दौरान निकला तो इस तरह से सनलाइट उसमें से पास करेगा। तो ये जो रेन ड्रॉप है इट बिहेव्स लाइक अ स्मॉल ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, और इसमें होगा क्या, वही डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग ने कुछ दिन पहले ही 10th में भी पढ़ा, 12th में बहुत डिटेल से पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट ने 7 कलर में टूटा, बट बहुत सारा लाइट इसमें से पास कर जाएगा। बट जो लाइट ने इसके दूसरे वाले फेस पर एक ऐसे एंगल पर गिरेगा जो कि इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो वापस लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज TI या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर इस चेहरे का क्रिटिकल एंगल कुछ था तो इधर आते समय तो क्रिटिकल एंगल वो कभी अटेन ही नहीं कर सकता, मतलब इधर तो कुछ ही लाइट ऐसा हुआ जो कि टकरा कर वापस आएगा, बट इधर अब कुछ टकरा करके नहीं जाएगा, वो सबका सब जो है वो निकल जाएगा। जिस तरफ निकल रहा है बिल्कुल उसी जगह पर आप हैं, तभी आपको
सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिख सकता है। अदरवाइज अगर हुआ तुम वहां पर प्रेजेंट नहीं हो तो तुमको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है। कब? अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। क्यों कॉज होता है? इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। ठीक है, क्या क्या होता है? रिफ्रैक्ट भी करेगा, डिस्पर्स भी करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी करेगा, फिर से रिफ्रैक्ट करेगा, और तब जब बाहर आएगा और तुम बिल्कुल सही जगह पे खड़े हुए हो तब तुमको सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेन ड्रॉप जो है प्रिज्म जैसे एक्ट करके तुमको ऐसे रेनबो 7 कलर का दिखा सकता है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग एक खास एंगल पर ही इसको देख सकते हैं इसलिए हमेशा आर्क के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि एक डेफिनिट एंगल तक ही आई उसको लोकेट कर सकता है, बाकी होगा भी तो तुमको दिखेगा नहीं। बाकी 10th में 8th में 12th में हम लोग पढ़े होंगे, ये आर्क की तरह का होता नहीं है, बिल्कुल सर्कुलर होता है। अगर हम लोग किसी ऐसे जगह पर हो जो कि रेनबो से ऊपर बना, हाई एल्टीट्यूड में अगर फ्लाइट कर मतलब प्लेन में उड़ रहे हो और नीचे देखोगे अगर रेनबो तुमको दिखेगा तो वहां पर पूरा गोल भी दिख सकता है। तो अब आपका 12th खत्म होने वाला है, तो कम से कम इस कंफ्यूजन में मत रहना कि आर्क के फॉर्म में, सेमी सर्कल के फॉर्म में होता है, पूरा सर्कुलर होता है। सेमी सर्कल हमारे विजन के वजह से आप उसी फॉर्म में लोकेट कर सकता है, डेफिनिट एंगल तक ही देख पाओगे, यहां से यहां तक देख पाए तो ऐसा ही आर्क तुम यहां से यहां तक देख पाए तो इतने ही दूर का आर्क तुमको लोकेट होगा, इधर का तुमको दिखेगा नहीं। बहुत मैक्सिमम भी दिखा तो बिल्कुल सेमी सर्कुलर दिखता है, क्योंकि हॉरिजॉन वहीं तक है हमारा, उसके नीचे का तो हमें दिखता ही नहीं ना। तुम्हारे सामने जहां तक तुम देख सको उसके नीचे तो तुमको हॉरिजॉन के नीचे वैसे में भी देख नहीं सकते हो, तो मैक्सिमम प्रैक्टिकली तुम सेमी सर्कल तक देख सकते हो, नहीं तो एक आर्क नजर आता है। और अगर हाई फ्लाइट अगर ऊपर की तरफ हो तो तुमको पूरा का पूरा सर्कुलर भी नजर आ सकता है। और सिर्फ कुछ ही रेन ड्रॉप नहीं, जो सबसे प्रोमिनेंट रेनबो दिखता है वो प्राइमरी रेनबो होता है, उसके पीछे वाला जो बनता है वो सेकेंडरी रेनबो होता है, उसके पीछे जो बनता है वो टर्शियरी रेनबो होता है, जो कि उतना विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो उतना आपको पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा इसको लिख लेना है। तो ये डिस्पर्सन है, स्पेक्ट्रम है, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है, और डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन में थोड़ा सा रेनबो के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ये हमारा ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर हमारा खत्म, पूरा रे ऑप्टिक्स नहीं, रे ऑप्टिक्स में अब हमारे पास टॉपिक है क्या? अब हमारे पास टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें हम लोग माइक्रोस्कोप थोड़े अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो सारी चीज को साफ साफ। अब 10th और 12th में डिफरेंस देख रहे हो ना, 10th वालों को इतना चीज नहीं पढ़ना है, बट तुम्हें पढ़ना है कैसे क्या ज्यादा होगा तो क्या कम, ये समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। स्कैटरिंग तुम्हारा सिलेबस से हट गया इस बार के लिए, बट एज ए साइंस स्टूडेंट 10th क्लास में आप लोग स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़े थे, कोई तुमसे पूछे तो जरूर बताना। बाकी हम लोग भी सिलेबस खत्म होने के बाद एक बार ऐसे ऊपर से बातचीत कर लेंगे। टेस्ट में इस बार स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं आ रहा, तो ये पूरा टॉपिक को एक साथ लिख लेंगे और फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे। ठीक है।